लगभग लगभग सेम है और इसी पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। सुनील गुप्ता है, पूर्व जेलर है तिहाड़ जेल के, पीके जैन पूर्व एडीजी मुंबई से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सहयोगी रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्राइम की खबरों को कवर करते हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन आप सभी का स्वागत है। शुरुआत सुनील गुप्ता जी आपसे करना चाहूंगी। सुनील जी, एल कंपनी में लॉरेंस बिश्नोई को लेकर लगातार ये बात सामने आ रही है और कई बार इस बात का जिक्र कई बड़े पूर्व अधिकारियों ने भी किया है कि कैसे अपने गैंग को, जैसे 700 शूटर्स हम दिखा रहे थे कि डी कंपनी में 500 है, एल कंपनी में 700 शूटर्स है, जो सिर्फ हमारे देश भारत ही नहीं विश्व भर में इसका नेटवर्क फैला हुआ है, उनसे वीडियो कॉल करके संपर्क में रहता है बिश्नोई। ये कैसे संभव हो पाता है जेल से? देखिए क्या है कि जेल में जो जो भी गैंगस्टर होता है, सबसे पहले उसकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से मोबाइल फोन को जेल के अंदर लाना। अब मोबाइल फोन कैसे आता है? या तो वो आता है स्टाफ की कनाइवेंस से, स्टाफ की नेग्लिजेंस से, या स्टाफ के खौफ से। ये तीन चीजें होती है जिससे कि मोबाइल फोन अंदर आता है। कई बार हमने देखा है कि गैंगस्टर लोग जो है मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल करते हैं, वो अपना मोबाइल फोन अपने पास ना रख के किसी ऐसे उसके पास प्रिजनर के पास रखेंगे जिसके ऊपर किसी को शक जा ही नहीं सकता कि वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेगा। तो एक बार इनके पास मोबाइल फोन जेल में आ गया तो उसके बाद ये जो है मोबाइल फोन से किसी को भी थ्रेट कर सकते हैं, किसी से भी एक्सटॉर्शन कर सकते हैं, किसी से भी जो है ये कुछ भी ये मिसचीव कर सकते हैं जेल से। तो मेन है इनके पास मोबाइल फोन पहुंचना, और मोबाइल फोन कैसे पहुंचता है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद इसके पीछे भी कारण है कि जेल में मोबाइल फोन कैसे पहुंच जाता है। आप देखें जेलों में, अगर आप भारत की जेलों का देखेंगे, 35% पोस्टें जो है खाली पड़ी हैं जेलों में। जब ये भर्ती करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं जेलों में नौकरी करने के, क्योंकि जेलों में नौकरी करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों को, क्योंकि ना तो सैलरी अच्छी है, ना कोई सिक्योरिटी है। तो उसी वजह से 35% पोस्टें जो इनकी खाली पड़ी हैं, ये गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इसके अलावा आप देखें कि कोई इनके लिए ट्रेनिंग नहीं है। अब मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली तो सबसे मॉडर्न इनकी तिहाड़ जेलें हैं या और जेलें हैं। दिल्ली में 2002 में जो हमारा प्रिजन एक्ट था उसमें लिखा था कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में होगी, जिससे कि स्टाफ को ट्रेनिंग और रिफ्रेशर ट्रेनिंग ये देंगे, और टाइम टू टाइम जो है इनको स्टाफ को जो है ये ट्रेन करते रहेंगे और नई नई टेक्निक्स में। पर उसके 2002 का आप देख लें, अब 2002 से 2024 आ गया है, अभी तक कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है जी। कोई इनको ट्रेनिंग नहीं है, कोई मोटिवेशन के लिए कोई इनको कुछ नहीं बताया जाता। उसका नतीजा ये होता है कि ये लोग जो स्टाफ इतना डिमोटिवेटेड है, अगर मोबाइल फोन वगैरह गैंगस्टर को चाहिए होते हैं तो गैंगस्टर के पास जैसे तैसे करके पहुंच जाता है, और वहां से वो अपना, जैसे आप लॉरेंस बिश्नोई का देख रहे हैं, गुजरात जेल से वो थ्रेट्स वगैरह दे रहा है, एक्सटॉर्शन कॉल कर रहा है, तो वहां से इनका काम धंधा शुरू हो जाता है। पीके जैन साहब, एक बड़ा सवाल ये उठता है, चूंकि जिस दौर में आप एडीजी रहे होंगे उस समय दाऊद की भी चीजें आ रही होंगी, दाऊद से संबंधित कई केसेस आपने हैंडल किए होंगे। जिस तरह से ये एल कंपनी चल रही है, क्या दाऊद कंपनी भी उसी तरह से चल रही है? और चूंकि इनके पास शूटर्स की जो संख्या है वो ज्यादा है, और दाऊद और इसमें फर्क यह है कि दाऊद बाहर से ऑपरेट करता था, मुंबई धमाकों के बाद वो बाहर भाग गया, बाहर के मुल्कों से ऑपरेट करता था, लेकिन लॉरेंस भारत में रहते हुए ऑपरेट कर रहा है। और बताया यह जा रहा है कि 17 से ज्यादा राज्य हैं जहां पर इसके जो गुर्गे हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हैं। जी नमस्कार आशीष जी। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बंदे को या इसके गैंग को ग्लैमराइज मत करिए, क्योंकि इनका जो मकसद है वो यही है कि लोगों में इनकी ज्यादा बातें पहुंचे, इसलिए हर चीज का ये क्लेम करते हैं कि मैंने उसको मरवाया, मैंने वहां पे गोली चलवाई, मैंने उसको डराया। तो इनका जो एक एडवर्टीजमेंट, इनकी पब्लिसिटी और इनका खौफ, ये दो चीजें हैं जो इनको बड़ा बनाती हैं। तो आप इसको एल कंपनी बना देंगे, एल कंपनी 2 बोलेंगे, ये मेरे हिसाब से सही बात नहीं होगी, लोगों में सही मैसेज नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि जो देखिए गैंग्स को ऑपरेट करने का तरीका पिछले कई सालों में, दशकों में बदला नहीं है। दाऊद का भी रिक्रूट करने का तरीका वही था, और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में भी रिक्रूट करने का तरीका वही है। ये जेल में से छोटे मोटे क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, उनकी सूटेबिलिटी देखते हैं, फिर उनको अपने साथ में जोड़ लेते हैं। उस व्यक्ति की काबिलियत के ऊपर फिर उसको क्या असाइनमेंट देना है वो डिसाइड किया जाता है।
दाऊद की शुरुआत भी छोटे मोटे ब्लैक मार्केटियर टिकट, जो सिनेमा टिकट की ब्लैक मार्केटिंग थी, जेब कतरे थे, पोर्ट से सामान चुराना, स्मगलिंग, ये उनके शुरू के धंधे थे। बाद में फिर वो एक्सटॉर्शन में चले गए और फिर बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे उनकी कार्रवाइयां होने लगी। तो लॉरेंस का भी अगर आप देखेंगे तो ग्राफ इसका या किसी भी गैंग का ग्राफ यही रहेगा। छोटे मोटे गुना से शुरुआत करते हैं, फिर जिसको जरूरत होती है वो इनको पकड़ लेते हैं, इनसे काम करवाते हैं, ये लोग धीरे धीरे बड़े बनते चले जाते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, यूपी में जितने बड़े बड़े माफिया थे उनका हाल देख लीजिए। तो शुरुआत सब छोटी होती है। और सबसे अहम जो चीज है इसमें, हमारा पॉलिटिकल तंत्र जो है, राजनीतिक तंत्र और हमारे ऑफिशियल तंत्र, ये दोनों ही तंत्र कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। अभी गुप्ता जी ने बड़े अच्छे से बताया कि जेल में एक छोटी सी जगह के अंदर आपने 1000, 2000, 3000 लोगों को रखा हुआ है। अब आप उनके पास में ये तक नहीं इंश्योर कर पाते कि इसके पास में मोबाइल ना रहे, इसके पास में कोई हथियार ना रहे, ये अपना दबदबा ना वहां कायम कर सके। तो ये सब होता क्यों है? कुछ हद डर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा जो कॉम्प्रोमाइज जो लोग हो जाते हैं, चाहे वो पैसे की वजह से हो या चाहे उसके लिए और कोई कंसिडरेशन हो, चाहे ऊपर से प्रेशर हो, वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, इसलिए ये लोग बड़े हो जाते हैं। अब आप देखें, छोटा आदमी जो है, जो जेल में जाता है, वो तो बेचारा पिटता है, मार खाता है और बिल्कुल दबके रहता है। ये गैंगस्टर जो हैं, ये बड़े से और बड़े होते चले जाते हैं और ये जेल से ऑपरेट करते हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता आज तक कि जेलों में जो जैमर्स हैं वो क्यों नहीं लगाए जाते, या जेल से जो ट्रैफिक ओरिजिनेट होता है टेलीफोन का वगैरह का, ये सब मॉनिटर क्यों नहीं किया जाता। और पीके जैन जी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है पूरे सिस्टम पर, ब्यूरोक्रेसी पर, जेल पर भी। रजनीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, रजनीश का भी रुख कर लेते हैं। रजनीश, इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे एल कंपनी जो है सेम डी कंपनी का पैटर्न फॉलो करती हुई नजर आ रही है। 700 शूटर्स देश विदेश में होना ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे इन शूटर्स को ट्रेस करते हैं, कैसे इन शूटर्स को पकड़ा जाता है, कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और ये लॉरेंस बिश्नोई का पूरा गैंग कैसे ब्रेन वॉश करता है इन छोटे शूटर्स को जो क्रिमिनल केसेस में जेल में आते हैं। जेल से अंदर एक अलग अपराध जो उसकी गढ़ने की कोशिश की जाती है, वो बड़ा सवाल खड़ा करती है। रजनीश, देखिए, बिल्कुल, अगर मैं टारगेट, जिस तरीके से आपने टारगेट की बात की कि गैंग में भर्ती के लिए कैसे टारगेट किया जाता है, तो ये टारगेट नहीं होता, बल्कि लोग जो लड़के होते हैं वो खुद ब खुद इन लोगों के टच में आते हैं, क्योंकि ये इनका नाम इतना बड़ा हो चुका है कि जो लड़के होते हैं वो इनसे अपना नाम जोड़ने में अपने लिए काफी गर्व महसूस करते हैं कि मेरा नाम लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ गया, मेरा नाम नीरज भवानिया के साथ जुड़ गया, या मेरा नाम जो रोहित गोदारा के साथ जुड़ गया, तो वो ग्लैमराइज समझते हैं। और अगर लॉरेंस का नाम किसी के साथ जुड़ता है तो ये आज की डेट में बहुत बड़ी बात होती है। और कोई भी ऐसा शख्स या ऐसा लड़का या ऐसा युवक या ऐसा बदमाश जो लॉरेंस का नाम जो इस्तेमाल करके बड़े से बड़े क्राइम को आसानी से अंजाम दे सकता है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से लॉरेंस ने देश में जो एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया, बल्कि कनाडा में भी अंजाम दिया, उससे कहीं ना कहीं यह साफ होता है कि लॉरेंस जो है वो ग्लोबली लेवल पे अपने आप को लॉन्च कर चुका है। लॉरेंस बिश्नोई ग्लोबल लेवल तक अपने पैर फंसा चुका है। जैसा कि डी कंपनी इस समय, जो डी कंपनी की जो स्टेटस है, जो जिस स्टेज पे वो इस समय है, लॉरेंस बिश्नोई ठीक उसके बगल में खड़ा हुआ अपने आप को नजर देख रहा है। इसके साथ साथ ही जो लड़के होते हैं, जो लोकल बदमाश होते हैं, जो लोकल पॉकेट मार होते हैं, या अगर कहा जाए कि लोकल जो लूटपाट करते हैं, वो उन लोगों के जरिए लॉरेंस बिश्नोई अपनी जो वारदातें हैं उनको अंजाम देता है। और जो लड़के इन वारदातों को अंजाम देते हैं वो अपने साथ लॉरेंस बिश्नोई का नाम जोड़कर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। और अगर वो किसी को भी फोन करते हैं कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बोल रहा हूँ और लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि आप ऐसा कीजिए वरना आपके साथ ऐसा होगा, तो लोग डर के मारे उनसे उनकी कहा मान लेते हैं। और एक बार अगर उन लड़कों का कहा कोई मान लेता है तो जाहिर तौर पर वो एक के बाद जो गुनाह की सीढ़ी है वो चढ़ते जाते हैं और कहीं ना कहीं लॉरेंस के करीब होते चले जाते हैं। तो लॉरेंस का जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, लॉरेंस किसी को टारगेट नहीं करता, लॉरेंस किसी को नहीं कहता मेरे गैंग में शामिल हो, बल्कि लोग लड़के आज के टाइम में लॉरेंस से खुद जुड़ना चाह रहे हैं, खुद जुड़ भी रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ग्लैमराइज किया जाता है, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, नीरज भवान हो, तमाम जो
बदमाश हो या गैंगस्टर हो। और रजनीश, ये यही कहना सोचने की बिल्कुल बात नहीं। है कि एक क्रिमिनल जो है वो इतना ग्लैमराइज हो चुका है कि लोग खुद कोशिश करते हैं कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आए और उससे आशीष लगातार बात करने की कोशिश करे, और बात हो भी पाती है वीडियो कॉल के जरिए। और जल्दी से जल्दी वो अपराध जगत की जो सीढ़ियां हैं वो उसको तेजी से चढ़ना चाहते हैं कि अगर लॉरेंस का हाथ हमारे ऊपर आ गया, या मैं ये कहूं एक आम जो क्रिमिनल हो कि मैं लॉरेंस का आदमी हूं, तो फिर उसकी धमक जो होगी वो मार्केट में दूसरी हो जाएगी, लोग उसको वेटेज देंगे। तो यही वजह है कि लोग लॉरेंस के पास खुद जाते हैं, भले वो लॉरेंस को जानते भी ना हो। तो कई ऐसे भी होंगे जो लॉरेंस का नाम इस्तेमाल करते हैं कि हाँ मैं लॉरेंस का आदमी हूं, और उसके नाम पर वसूली करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कंचन, सबसे पहले लोगों को यह दिखाना और समझाना दर्शकों को जरूरी होगा कि लॉरेंस गैंग के सामने पुलिस आखिर नाकामयाब क्यों हो रही है, और ये भी कि अपना डर का साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये समझने की बेहद जरूरत है। आपको ग्राफिक्स सिखाते हैं, उन ग्राफिक्स को देखिए और समझिए कि लॉरेंस को किसी चीज का डर नहीं है। क्या पैटर्न था वो हमने आपको दिखाया, डी कंपनी के तर्ज पर कैसे रहता था, कौन कौन से धंधे रहे हैं डी कंपनी के, कौन कौन से धंधे रहे हैं एल कंपनी के, ये भी समझिएगा। हत्या डी कंपनी करा है, किडनैपिंग, फिरौती, रंगदारी, तस्करी, सट्टा, ड्रग्स, ये सारे बिजनेस मॉडल रहे हैं जो डी कंपनी के रहे हैं। और आशीष, ठीक वही मॉडल जो है वो एल कंपनी ने भी अपनाया है, यानी हत्या, किडनैपिंग, फिरौती, रंगदारी, तस्करी, सट्टा और ड्रग्स। यानी जिन चीजों को डी कंपनी कर चुकी है या जिन रास्तों से डी कंपनी आगे बढ़ी थी, उन्हीं रास्तों पर चलकर अब एल कंपनी जो है वो आगे बढ़ रही है। और ये पैटर्न को समझिए, चाहे उनका सोर्स ऑफ इनकम हो, चाहे उनका अपने गैंग को बड़े से बड़ा करने का माइंडसेट हो, वो लगातार किस तरह बढ़ता जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई खुद भले जेल में क्यों न बैठा हो, उसके गुर्गे भी बड़े से बड़े जेल में क्यों न बैठे हो, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में रहकर कनाडा तक में शूटिंग कराने के आदेश देता है लॉरेंस बिश्नोई। और लगातार हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए सुनील गुप्ता जी, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, ये जो स्ट्रक्चर रहा है कि, और एक ये माइंडसेट, और एक ये सवाल खड़ा होता है कि जेल के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, जेल के अंदर बैठा हुआ क्रिमिनल एक दूसरे क्राइम की प्लॉटिंग कैसे कर सकता है, और इसमें किसका फेलियर समझा जाए। चलिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का तो फेलियर समझा जा रहा है, महाराष्ट्र की एडमिनिस्ट्रेशन का भी फेलियर समझा जा रहा है, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया जा रहा था कि यूपी में तो बड़े से बड़े शेर तरह के अपराधी थे, उनका क्या हाल हुआ ये हम सबने देखा है। तो लॉरेंस बिश्नोई क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी बहुत अच्छी बात आपसे मैं सुन रहा था। जैसे आप लोगों ने बताया है कि जेल में जो है, जेल में ये लोग जो है जेल से ये ऑपरेट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 35% जो जेल में स्टाफ की कमी है, और स्टाफ की कमी होने की वजह से उस चीज का ये फायदा, सिक्योरिटी लैचेस होते हैं, उस चीज का ये फायदा उठाते हैं। स्टाफ को डरा धमका के ये लोग जो है मोबाइल वगैरह अपने पास पहुंचा देते हैं। अब देखिए क्या है इसमें फेलियर किसका, जो बात आप कह रहे हैं, इसमें फेलियर मेरे हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट का है। अब देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि जेलों में एडिक्वेट स्टाफ को देना, जेलों में एडिक्वेट जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देना, जेलों में एडिक्वेट रिफॉर्म्स करना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर स्कूल खोलने हैं तो उसमें तो शायद वो काम कर लें, हॉस्पिटल खोलने हैं उसमें तो काम कर लें, पर अगर आपको नई जेल खोलनी है या जेल रिफॉर्म करना है, ये किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का लास्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इस पे वोट नहीं मिलते। अगर आप जेल रिफॉर्म कर रहे हो तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, अगर आप स्कूल खोल रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपको वोट मिलेंगे। मैंने देखा है कि जेलों में छोटे छोटे सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके लिए सालों तक स्टेट गवर्नमेंट में, होम डिपार्टमेंट में उनकी रिक्वेस्ट पड़ी रहती हैं, और उनकी वो जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं होती। अब दिल्ली में तो बात दूसरी है कि यहाँ पे तो जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जल्दी पूरी हो जाती हैं, बाकी और स्टेट्स का इस मामले में बहुत पिछड़ी हुई है, बहुत बुरा हाल है। उसका नतीजा ये होता है, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसों में, जैसे पप्पू यादव थे, शाहबुद्दीन थे या दूसरे लोग हैं, उनको तिहाड़ जेल में भेजा, क्योंकि जिस जेल में भी वो होते थे वहां पे उनका साम्राज्य चलता था। क्योंकि थोड़ा सा स्टाफ होता है, वो भी अनट्रेन्ड स्टाफ होता है, सुपरिटेंडेंट जेल के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है, उसी वजह से सब जो भी ये गैंगस्टर या जो बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, इन्होंने जो भी काम अपना, जो भी इनके नापाक इरादे होते हैं, उनको ये पूरे कर लेते हैं। और लोगों को लगता है कि जेल से ये कैसे कर रहे हैं, पर मैं आपको जेल की वर्किंग देखने के बाद, 35 साल देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ
कि जेल से ये चीज करना बहुत आसान है, बानिस्बत बाहर रहेगा। नहीं, लेकिन पीके जैन साहब, एक सवाल ये उठ रहा है, अभी आप सुन रहे होंगे सुनील गुप्ता साहब को, जो कह रहे हैं कि जेल से चीजें की जा सकती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अंकुश कैसे लगाए? क्योंकि अभी आपने जैमर का जिक्र किया, जैमर लगा ले या फिर कॉल को ट्रेस कर ले, इस पर काबू कैसे पाया जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि इन अपराधियों को खुला छोड़ दिया जाए कि तुम जेल से ही अपना नेटवर्क चलाते रहो, जेल से ही तुम अपनी रंगदारी, कहीं तो जाकर विराम लगेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं तो कार्रवाई करनी पड़ेगी हमें। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए देखिए, क्या है, सिस्टम- जैसे जैमर्स का सिस्टम बहुत सुप्रीम सारे कोर्ट हैं, ने कहा हुआ लेकिन है जैमर्स लगाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने जैमर्स लगाने के लिए कहा हुआ है। उसके बावजूद कुछ एक जेलों में तो जैमर्स लग गए हैं, कुछ एक जेलों में अभी भी जैमर्स नहीं लगे हैं। सीसीटीवी लगाने के लिए कहा हुआ है, बहुत जेलों में लग गए हैं, बहुत जेलों में अभी नहीं लगे। तो ये काम, जेल के काम जो है इतनी उससे लिथार्जिक तरीके से होते हैं, जिससे कि सारा जो सिस्टम जो है इस टाइम आप लगा लें कि जेल का सिस्टम जो है इस टाइम एकदम ढहा पड़ा है। सुनील गुप्ता साहब, क्या आपने अपने कार्यकाल के दौरान कभी कोई राजनीतिक दबाव भी अपने ऊपर महसूस किया किसी अपराधी को लेकर? क्योंकि इन अपराधियों को बिना राजनीतिक संरक्षण मिले इस तरह की चीजें या इस तरह का नेटवर्क वो फैला ही नहीं सकते। नहीं, देखें, जो जहां तक दिल्ली की बात है, यहाँ थोड़ी सी अलग हो जाती है। यहाँ पे इतना ज्यादा राजनीतिक दबाव नहीं हो, थोड़ा बहुत तो होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा किसी की मुलाकात करवा दो या इसको खाना घर का आने दो या कुछ कर लो, ये छोटा मोटा तो होता है। पर दिल्ली की जेलों में इतना नहीं होता जितना कि बाहर, अगर आप यूपी की जेल देखेंगे, बिहार की जेलें देखेंगे, वहां पे राजनीतिक दबाव इतना होता है। अगर आपने एमएलए को जेल में डाल दिया है तो एमएलए इतना पावरफुल होता है, अगर वो रूलिंग पार्टी का है तो जेल सुप्रेंट जरा भी उसको रोकने की कोशिश करेगा तो वो जेल सुप्रेंट की ऐसी ट्रांसफर करवा देगा, इस जगह पे ट्रांसफर करवा देगा जहाँ पीने को पानी नहीं मिलता। तो इसलिए इनका दबदबा होता है जेल में, और जो ये अपनी जो अनचाही एक्टिविटी जो ये करते हैं वहां पे, वो सारी इनकी होने देते हैं। और इसी को लेकर लगातार खबरें भी सामने आती रहती है जो हम दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इनके निशाने पर आखिर कौन कौन है, क्योंकि जिन लोगों को डी कंपनी टारगेट किया करती थी, ठीक वैसे ही एल कंपनी भी टारगेट कर रहा है। तो डी कंपनी की राह पर एल कंपनी है, लेकिन अब कौन कौन है वो हम आपको बताते हैं। जैसे डी कंपनी की राह पर कौन कौन है? पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार, सटोरिये, बिल्डर और कारोबारी, ये डी कंपनी की राह पर हुआ करते थे। और इसी बीच आपको बता दें, अगर बात एल कंपनी की जाए तो पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, सटोरिये, बिल्डर्स, कारोबारी, सेम पैटर्न है। यानी कि आप जो भी चीजें डी कंपनी की देख रहे हैं, चाहे सोर्स ऑफ इनकम हो, बिजनेस ऑपरेटर हो, टारगेट्स हो, वो सारा ही एल कंपनी का सेम डी कंपनी का है। यानी कि जो कुछ डी कंपनी ने किया है, जैसे जैसे अपने आप को ग्लैमराइज करने की कोशिश की है और गुंडागर्दी बढ़ाने की कोशिश की है, उसी की राह पर अब एल कंपनी चलती हुई नजर आ रही है। फर्क कितना है कि डी कंपनी के पास 500 शूटर्स थे और एल कंपनी ने अपने वजूद को आगे बढ़ाते हुए 700 शूटर्स को अपने गैंग में शामिल किया है। एल कंपनी के सरगना लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक दावा लगातार किया जाता है कि जब वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला होता है तो उससे ठीक पहले 9 दिन का मौन व्रत रखता है। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के पहले भी उसका ये पैटर्न देखने को मिला है। उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। एल कंपनी का सरगना लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, जहां वो नवरात्रि पर 9 दिन का उपवास रखता है, मौन व्रत धारण रखता है और इस दौरान न तो वो किसी से बात करता है और न ही अन्न ग्रहण करता है। ये दावा सूत्रों के हवाले से किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का 9 दिन का उपवास खत्म होता है। उसके अगले ही दिन मायानगरी मुंबई गोलियों की तरतराहट से गूंज उठती है। मशहूर राजनेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई का उपवास के साथ साथ मौन व्रत कनेक्शन की बात इसलिए भी चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि दावा किया जाता है कि जब जब लॉरेंस बिश्नोई मौन व्रत धारण करता है तब तब उसका गैंग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देता है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की तरह बाबा सिद्दीकी की भी
गोली मारकर हत्या की गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के वक्त भी लॉरेंस बिश्नोई ने 9 दिन के व्रत की बात सामने आई थी और अब भी वही दावा किया जा रहा है। हाल में लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो कॉल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो पाकिस्तान के गैंगस्टर से बातचीत करता दिख रहा है और ईद की बधाई दे रहा है, जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो कॉल लॉरेंस ने साबरमती जेल से किया था। ठीक उसी तरह उसने जेल से ही बाबा सिद्दीकी की मौत का प्लान तैयार किया और अपने गुर्गों को फोन पर ही ब्रीफ किया, हत्या की दिन तारीख तय की और मौन व्रत धारण कर लिया। दावा यह हो रहा है कि मौन व्रत तोड़ने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई में अपने गुर्गों को वीडियो कॉल करके ऑर्डर दिया और बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल में एक अलग सेल में रखा गया है। बिश्नोई अन्न कम खाता है, दूध, दही और फल का इस्तेमाल खाने में ज्यादा करता है। इसके अलावा वो जेल में बैडमिंटन खेलता है, कसरत करता है और इन सब के बीच उसे जेल में मोबाइल भी मिल जाता है और वो जिससे चाहता है उससे वीडियो कॉल पर बात करता है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की एल कंपनी का पूरा नेटवर्क तिहाड़ जेल से ऑपरेट होता है और जहां से लगातार फोन के जरिए संपर्क में वो रहता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले आरोपियों को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पूछताछ में इस बात को कबूल किया कि वो बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। आरोपियों को लॉरेंस बिश्नोई ने खर्चा पाने के लिए 50-50 हजार रुपए दिए थे, जिसे लेकर वो 25 से 30 दिन तक मुंबई में रहकर बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। लॉरेंस के उपवास के बाद बड़ी वारदात देने वाले दावे में दम है, तो ये बात पक्की है कि लॉरेंस बिश्नोई की एल कंपनी दाऊद की डी कंपनी की राह पर है और उसने बड़ी प्लानिंग के साथ बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई ताकि डी कंपनी की तरह एल कंपनी भी माया नगरी मुंबई में राज कर सके। पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार, डायमंड व्यापारी से लेकर बिल्डर और हर कारोबारी से लॉरेंस का डर दिखाकर रंगदारी मांगी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड पर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे, खबरें लगातार जारी है।